तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों के लिए जो कक्षा 10 वाले हैं, तो कक्षा 10 वालों की जो विषय विज्ञान है, ये विज्ञान विषय के मैं प्री बोर्ड परीक्षा को लेकर के आया हूँ। हो सकता है कि आपके स्कूल में भी यही सेट आ जाए। नहीं, आपके स्कूल में भी यही पेपर देखने को मिल जाए या आपके ऐसा भी हो सकता है कि आपके इस यानी विद्यालयों में जो प्री बोर्ड हो उसमें यही क्वेश्चन इसमें से कुछ क्वेश्चन मिल जाएँ। तो इसलिए आपको क्या करना है मैं इस पेपर को लेके आया हूँ, इस पेपर को क्या करना है आपको अच्छी तरीके से समझ करके जाना है, रिसर्च करके जाना है, ताकि आप अपने विद्यालय में प्री बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो देखिए इसमें समय आपको दिया रहता है 3 घंटा का है। कितना दिया है? नहीं समय आपको इसमें 3 घंटा दिया है लेकिन आपको मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट का। कितना मिलेगा? 3 घंटा 15 मिनट का टाइम मिलेगा। उसमें आपको 15 मिनट जो होते हैं क्वेश्चन पढ़ने के होते हैं, जो 3 घंटे होते हैं लिखने के होते हैं। तो पूर्णांक की बात किया जाए तो 70 नंबर का होता है। कितने नंबर का? 70 नंबर का होता है और 30 नंबर आपके प्रोजेक्ट के स्कूल से मिलते हैं। जो यहाँ पे 70 नंबर होता है तो 70 नंबर में क्या होता है, जो 20 नंबर होते हैं यानी जो 70 में 50 नंबर तो आपको लिखने के मिलते हैं। तो 20 नंबर जो होते हैं बहुविकल्पीय क्वेश्चन आते हैं। कैसे क्वेश्चन आते हैं? बहुविकल्पीय। तो उन बहुविकल्पीय क्वेश्चनों से 20 मिलते हैं। इस प्रकार जाकर के 70 नंबर पूरे होते हैं। यानी 50 प्लस 20 करके। तो हम पहले क्या करेंगे? पहले हम बहुविकल्पीय को डिस्कस करेंगे, फिर क्या करेंगे? जो लिखने वाले क्वेश्चन होते हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर डिस्कस करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि कुछ निर्देशांक दिए गए हैं कि निर्देशांक क्या कहते हैं। तो निर्देशांक में बताया गया है कि प्रश्न पत्र 2 खंड, खंड आ तथा खंड बा में विभाजित किया गया है। ये कह रहा है जो पेपर आया है तो पेपर 2 खंडों में विभाजित है, खंड आ और खंड बा में। फिर बताया गया है कि खंड आ में जो है बहुविकल्पीय प्रश्न है। क्या यानी खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है जिनका उत्तर ओएमआर शीट पर दिया जाना है। यानी जो खंड आ के क्वेश्चन होते हैं बहुविकल्पीय, उन बहुविकल्पीय क्वेश्चनों को आपको कॉपी में नहीं लिखना होता है। वो एक ओएमआर शीट दिया जाता है, उसी ओएमआर शीट पे आपको लिखना होता है, यानी टिक करना होता है। करेक्ट खंड बा में वर्णात्मक प्रश्न आते हैं, जो खंड बा होता है उसमें बड़े-बड़े क्वेश्चन आते हैं, उसको आपको लिखना होता है। तो ये होगी आपकी कुछ नॉर्मल सी चीज़ें। फिर हम अगले देखते हैं कि खंड आ, निखंड का के क्वेश्चन कैसे हैं? तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि वस्तु का प्रतिबिंब छोटा व आभासी हो तो प्रयुक्त दर्पण होगा। यानी कह रहा है कि अगर कोई वस्तु है उसका प्रतिबिंब कैसा आ रहा है? उसका प्रतिबिंब आ रहा है छोटा। कैसा आ रहा है? छोटा आ रहा है और वो कैसा है? आभासी है। तो आपको ध्यान रखना है अगर जब दर्पण की बात किया जाए तो होता है उत्तल दर्पण। कैसा दर्पण? जो उत्तल दर्पण होता है तो उस उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब छोटा बनता है और आभासी बनता है। और अगर आपको दे दे दर्पण ना दे करके बल्कि दे दे लेंस, कह दे कि अगर यदि वस्तु का प्रतिबिंब छोटा और आभासी है तो वो कौन-सा लेंस है? तो लेंस कहे तो आपको अवतल पे टिक करना है, अगर दर्पण कहे तो सही इसका आंसर होगा उत्तल। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन आपके तैयार होते हैं। ये दर्पण में जो सबसे छोटा प्रतिबिंब मिलता है वो होता है उत्तल दर्पण में और जो लेंस होता है तो लेंस में जो सबसे छोटा प्रतिबिंब मिलता है वो मिलता है अवतल लेंस में। ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 नंबर का है कि यदि 1.5 वोल्ट यानी विद्युत वाहक बल के सेल का आंतरिक प्रतिरोध 3 है तो सेल से प्राप्त धारा का अधिकतम मान क्या होगा? यानी कह रहा है इसमें कहने का मतलब ये है कि आपको V का मान दिया है। कितना दिया है? V का मान दिया है आपको 1.5 कितना दिया है? 1.5 दिया है और कह रहा है प्रतिरोध कितना है? 3 यानी R का मान आपको दिया हुआ है 3 यानी V का मान 1.5 है और R का मान 3 और सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है V बराबर IR ये होता है। हमसे क्या रहा है हमसे? आई का मान पूछ रहा है। क्या कह रहा है? आई का मान पूछ रहा है। तो आई का मान क्या होगा? ये बताते हैं आपको। तो आई का मान होता है आई बराबर हो जाएगा V बटा R क्या हो जाएगा? V बटा R हो जाएगा। तो आप क्या करें इस सूत्र पे रख देना आपको मिल जाएगा। जैसे देखो आई हमको निकालना है। B का मान कितना है? B का मान है 1.5 और R का मान कितना दिया है? R का मान यहाँ पर 3 दिया है। यहाँ लिख दो 3 जब 1.5 को 3 से भाग करोगे तो कितना आएगा? भाग करने पे आपको 0.5 आएगा। कितना आएगा? 5 आएगा एम्पीयर। क्या है 0.5 एम्पीयर आएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 0.5 एम्पीयर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये बी वाला। क्या हो जाएगा? बी वाला इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखा जाए तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 7 सेंटीमीटर ऊँची वस्तु का यानी 7 सेंटीमीटर ऊँची वस्तु 8 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के अवतल लेंस से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है,
तो प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिल सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इन क्वेश्चनों को आपको अच्छी तरीके से ही तैयार करके जाना है। तो चलिए इसको हम बताते हैं आपको सॉल्व करके एक अगले पेज पे। यहाँ पे मान लेते हैं। ये कह रहा है कि एक 7 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है। क्या है? 7 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है। तो ये मान लेते हैं वस्तु रखी है। क्या है? ये वस्तु। यानी कह रहे हैं वस्तु की लंबाई कितनी है? 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है। ये बता देता हूँ। और 7 सेंटीमीटर लंबी वस्तु ये है। वस्तु कितनी बता रही? 7 सेंटीमीटर लंबी है। ये ये हो गई। वस्तु 7 सेंटीमीटर लंबी है और कह रहा है कि जो लेंस है, तो लेंस की फोकस दूरी कितनी है? लेंस की फोकस दूरी है 8 सेंटीमीटर। तो आपको ध्यान रखना है लेंस में 2 फोकस होते हैं। एक होता है F1 यानी प्रथम फोकस और F2 यानी द्वितीय फोकस। तो आपको इतना ध्यान रखना है जो क्वेश्चन में F का मान दिया रहता है वो द्वितीय फोकस का मान दिया रहता है। लेंस की बात करें तो लेंस में जो भी फोकस का मान दिया है तो द्वितीय फोकस का मान दिया होता है। तो कह रहा है कि फोकस कितना है? 8 सेंटीमीटर। द्वितीय फोकस किधर है? दाहिनी तरफ है। तो दाहिनी तरफ वाली चीज़ें कैसी होती हैं? दाहिनी तरफ वाली चीज़ें प्लस में होती हैं और बाईं तरफ वाली चीज़ें माइनस में होती हैं, ध्यान रखना है। यानी इसका जो फोकस है कितनी है? प्लस 8 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है। वो कह रहा है कि वस्तु जो है तो लेंस से 12 सेंटीमीटर दूरी रखी गई। कितनी दूरी पे? तो कह रहा है लेंस से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी हुई है। तो अब यहाँ पे देखो तो जो वस्तु है, वस्तु हमेशा बाईं तरफ रखी जाती है। तो देखो लेंस के बाईं तरफ रखी है और बाईं तरफ वाली चीज़ें कैसी होती है? माइनस में होती हैं। तो चलिए इतना आपको पता चल गया। आप क्या करते हैं, चलिए आपको और दिखाते हैं। देखिए यू का मान कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर। बाईं तरफ है तो माइनस में हो गया। किसमें? माइनस में हो गया, यानी बाईं तरफ है तो माइनस में हो गया। फिर कह रहा है वी का मान हमको निकालना है, वी का मान हमको नहीं पता था। फिर कह रहा है एफ का मान कितना है? 8 सेंटीमीटर। अब दो दाहिनी तरफ है, दाहिनी तरफ वाली चीज़ें कैसी होती है? प्लस में। तो ये हो गया प्लस में। अब चलिए आगे हम आपको दिखाते हैं हमको ऐसे सॉल्व करना है। आपको क्या करना है? सूत्र पे रखना है। सूत्र क्या है? 1/f बराबर 1/v। 1/v माइनस 1/u। यानी ध्यान रखना है, जो ध्यान यहाँ पे ये रखना है, जो लेंस होता है तो लेंस में ये माइनस होता है। अगर दर्पण होता है तो दर्पण में ये होता है प्लस में। इतना अंतर रहता है। तो यहाँ पे इतना चीज़ आपको देखना है। फिर आगे चलिए देखते हैं, इसी भी मान रखते हैं। तो देखो एफ का मान कितना दिया था? एफ का मान था +8, तो यहाँ पर हमने +8 लिख दिया। वी का मान हमको निकालना था तो वी को हमने ऐसे लिख दिया। तो यू क्या लिखा? माइनस, तो माइनस लिख दिया। फिर क्या है? 1/u। यू का मान हमको कितना मिला? तो यू का मान हमको मिला है -12। तो यू की जगह लिख दिया हमने -12। फिर देखो 1/8 फिर बराबर 1/v। तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, तो माइनस गुणा माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो गया। फिर क्या है? 1/12 ये हो गया। तो अब हम क्या करते हैं? इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे? अंक वाले को एक तरफ कर लेंगे, तो इधर वाला है, इसको हम इधर ले आएँगे। जब इधर लेके आएँगे तो यहाँ पर प्लस में है, तो इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में। देखो यहाँ पर क्या है? 1/12 प्लस में था, तो यहाँ पर आया तो हो गया माइनस में। किस में हो गया? माइनस में हो गया। फिर आगे चलिए देखते हैं। तो फिर देखा जाए तो हमने क्या किया? इसको थोड़ा और उलट दिया। नहीं, इसको इस तरफ था तो इसको पलट दिया। 1/v इधर लिख दिया, फिर 1/8 माइनस 1/12 लिख दिया। फिर देखा जाए यहाँ पर इसका हर 8 था, यहाँ पर इसका हर 12 था। तो हर बराबर करने के लिए क्या किया हमने? इसको 8 में ऊपर-नीचे 3 से गुणा कर दिए। तो इसमें क्या कर दिए? 2 से ऊपर-नीचे गुणा कर दिए। तो 3 को 1 से गुणा किए तो हो गया 3, फिर माइनस था माइनस लगा दिए, फिर 2 को 1 से गुणा किए तो हो गया 2 बटा 8 24 यानी 24 हो गया। अब देखा जाए तो यहाँ पर ये हर हमारा बराबर हो चुका है। तो यहाँ पर देखो 3 माइनस 2 यानी 3 में से 2 घटाएँगे कितना आएगा? 1 आएगा, फिर बटा 24 तो नहीं ये क्या हो गया? 1/v बराबर 1/24 हमको मिल गया। अब देखो 1/v को यानी v का मान निकालेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे ऐसे, तो v को अगर 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा v और 24 को 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 24। कितना हो जाएगा? 24। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखो, 24 का v का मान किसमें आया है? प्लस में है। किसमें आया है? प्लस में। तो v का मान प्लस में है, इसका मतलब ये है कि जो प्रतिबिंब बनेगी किधर बनेगी? दाईं तरफ। किधर बनेगी? प्रतिबिंब हमारी दाईं तरफ बनेगी। इतना आपको ध्यान रखना है। ये चीज़ आया है। तो यहाँ पे देखते हैं, हमारा मान आया कितना? प्लस का 24 आया। तो चलिए हम देखते हैं, प्लस का 24 हमारा ऑप्शन दिया है, नहीं दिया है। यहाँ पे देखो क्या दिया है? 24 24 दिया है, 12 सेंटीमीटर, 16, 24 34। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए वाला। क्या है? 24 सेंटीमीटर। फिर अगला कह रहा है कि 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या यानी 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? हमको ये बताना है। तो आपको ध्यान रखना है, जो 1 किलोवाट घंटा होता है तो उसमें होते हैं
6 गुणे 10 की घात 6 जूल। कितना है 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल। अब इसको देखो यहाँ ऑप्शन कहीं मिल रहा है? तो यहाँ पर देखो 3 दशमलव पहला दिया है 3 दशमलव 3 सॉरी 36 गुणे 10 की घात 5 36 गुणे 10 की घात 6 360 जूल। यहाँ पे देखो 3.6 गुणे 10 की घात 3 जूल। अब देखो 3.6 तो मिल गया, लेकिन यहाँ पे कितना है? यहाँ पे हमको दिया है 10 की घात 6 जूल, लेकिन यहाँ पे कितना है 10 की घात 3 जूल। इसका ये हमको नहीं मिल रहा है, यानी ये ऑप्शन हमारा सही नहीं है। तो हम थोड़ा क्या करेंगे, टेक्निक लगाएँगे। क्या करेंगे? टेक्निक लगाएँगे। अब देखो क्या करते हैं, दशमलव वाला 1 था केवल यहाँ पे, तो दशमलव वाला देखिए नहीं मिला। तो आप क्या करेंगे, इसको दशमलव हटाने का प्रयास करेंगे, दशमलव हटाएँगे। तो यहाँ से अगर दशमलव हटाएँगे, तो यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पर बटा 1 करेंगे, 1 अंक है तो 1 ज़ीरो लगा दिए। तो अब क्या हो जाएगा? तो हो गया 36 बटा 10 गुणे 10 की घात 6। तो यहाँ से जो ये 0 है तो इसमें काट देगा तो बचेगा 5। यहाँ क्या बचेगा? 5 तो हो जाएगा 36 गुणे 10 की घात 5 बचेगा। कितना बचेगा? तो 10 की घात 5। तो अब इसको देखो ये कहीं ऑप्शन मिल रहा है? 36 गुणे 10 की घात 5। तो देखा जाए इसमें 36 गुणे 10 की घात 5 यानी इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। क्या होगा? ए नंबर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ये हो गया। फिर चलिए अगला देखते हैं। अगला देखें क्या है? तो अगला कह रहा है कि एक अशक्ति बराबर होता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ध्यान रखना जो ये 2 क्वेश्चन हैं, ये ऊपर वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट था, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कह रहा है एक अशुशक्ति बराबर होते हैं, एक अशुशक्ति बराबर कितने वाट होते हैं? आपको ध्यान रखना है। तो एक अशुशक्ति होती है, तो एक अशुशक्ति बराबर 746 वाट होते हैं। कितने? 746 वाट होते हैं। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तीसरा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंद्रधनुष बनने में प्रकाश की कौन-सी परिघटना सम्मिलित होती है? ये जो इंद्रधनुष बनता है उसमें प्रकाश की कौन-कौन सी घटनाएँ होती हैं तब जाकर इंद्रधनुष बन पाता है, ये आपको बताना है। तो देखो पहली बात तो उसमें होता है अपवर्तन। क्या होता है? अपवर्तन। इसका ऑप्शन दूसरा सही होगा। पहला होता है अपवर्तन, फिर होता है विक्षेपण, इसका हो जाएगा अपवर्तन होता है और इसमें विक्षेपण होता है और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। यहाँ पे 3 चीज़ होती है, कब? यानी अपवर्तन, विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। जब 3 चीज़ होते हैं तब जाकर के इंद्रधनुष बनकर तैयार होता है, जिसका सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा वाला। फिर चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन, यानी कह रहा है कि जब श्वेत प्रकाश जो प्रिज्म से गुजारा जाता है तो सबसे अधिक विचलन किसका होता है? तो मान लेते हैं ये हमारा है प्रिज्म। क्या है? प्रिज्म। यहाँ से श्वेत प्रकाश जा रही है, तो यहाँ पे एक जाती है इधर, एक जाती है सबसे नीचे की तरफ। यहाँ सबसे नीचे वाली होती है वी यानी बैंगनी और ऊपर वाली क्या होती है? रेड, लाल। ये जाती है हल्का, ये और हल्का। यानी देखो सबसे ज़्यादा कौन झुकी है? कह रहे सबसे अधिक विचलन, विचलन मतलब सबसे अधिक कौन झुकी है? तो सबसे अधिक कौन? नीचे वाली झुकी होती है, ये वाली। नीचे वाली सबसे अधिक झुकी होती है, नीचे वाली कौन होती है? बैंगनी होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है, तो जो सबसे अधिक मूर्ति है, वो मूर्ति है बैंगनी वाली। कौन? बैंगनी वाली सबसे अधिक मूर्ति। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बैंगनी रंग। ये हो गया। फिर कह रहा है अगला क्वेश्चन, अब हम आ गए हैं खंड ब यानी खंड ख। खंड ख मतलब केमिस्ट्री क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कहे निम्नलिखित में से किसमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध पाए जाते हैं? आपको ध्यान रखना है। देखो एक होता है एथेन। क्या होता है? एक एथेन होता है, एक होता है एथेन। तो एथेन में क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बंध होता है। कितना? सिंगल बंध होता है। दूसरा होता है एथीन। क्या होता है? दूसरा वाला होता है एथीन। तो एथीन में क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच डबल बंध पाया जाता है। तीसरा होता है एथाइन। क्या होता है? एथाइन होता है। तो एथाइन में क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बंध पाया जाता है। कितना? ट्रिपल बंध पाया जाता है। अब चलिए क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। फिर कहा है इसमें द्विबंध। द्विबंध किसमें पाया जाता है? द्विबंध किसमें पाया जाता है? एथीन में। किसमें? एथीन। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा एथीन। एथीन किसने में दिया है? एथीन दिया है 3 नंबर में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा तीसरा एथीन में। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान क्या होगा? इसका पीएच मान क्या होगा? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं कि जो ने देखा है कह रहा है लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान होता है। तो हम आपको बता दें जो क्षार होता है, क्या होता है? जो जो क्षारक होता है, जो क्षार होता है, ये क्षार क्या करता है? लाल से करता है नीला। क्या करता है? लाल से करता है नीला। लाल से नीला करता है। और आपको बता दें जो पीएच पैमाना होता है,
उसमें जो 1 से लेकर के 7 तक होता है, तो इसके बीच वाला होता है अम्लीय। तो जो 7 से लेकर के 14 के बीच में होता है, ये होता है क्षारीय। तो आपको देखना है कि जो 7 से 14 के बीच में होता है, वो होता है क्षारीय। और क्षारीय क्या करता है? क्षारीय लाल से नीला करता है। तो आपको देखना है कि 7 से 14 के बीच में कौन-सा नंबर है। तो देखो 7 से 14 के बीच में कौन-सा नंबर 10 नंबर आ रहा है, जिसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 10। यानी इसका मतलब है ये कि जो लाल लिटमस पेपर को नीला करता है उसका पहचान क्या होगा 7 होगा या 7 से 14 के बीच में कोई भी हो सकता है। तो अगर 7 से 14 के बीच में कोई नंबर मिल जाए तो उसी को आपको टिक कर देना है, ये है। अगला क्वेश्चन कह रहा है शुद्ध जल का पीएच मान, तो शुद्ध जल का पीएच मान होता है आपको 7 इसको तो बहुत ईज़ी क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन, तो इसको आपको क्या करना है हर हाल में तैयार करके ही जाना है। तो फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन-सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन तो ये देखो, कह रहा है इसमें क्वेश्चन में कि कौन निम्नलिखित में से कौन-सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है? तो आपको ध्यान रखना है जो सक्रियता श्रेणी होती है, क्या होता है सक्रियता श्रेणी कुछ ऐसे होती है, जो ऊपर वाली होती है जो ज़्यादा क्रियाशील होती है और नीचे वाली क्या होती हैं, थोड़ा कम क्रियाशील होती हैं। तो यहाँ पर होता है H, क्या होता है H? देखो जो H से ऊपर होते हैं, क्या होती हैं? जो H से ऊपर तत्व होते हैं, वो क्या करते हैं हाइड्रोजन धातु से अम्ल को क्या करते हैं? विस्थापित कर देते हैं। जो नीचे वाली है उसको नहीं कर पाती हैं। तो आपको ध्यान देना है, इसमें कौन-सी जो धातु है जो हाइड्रोजन से ऊपर पाई जाती है? तो ये है Mg, क्या है? मैग्नीशियम। जो मैग्नीशियम है, तो सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर पाई जाती है। तो इसका मतलब सही ऑप्शन उसका हो जाएगा 1 नंबर Mg। फिर तीसरा क्वेश्चन यानी अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। तो आपको ध्यान रखना है जो अम्लीय क्या होते हैं? अम्लीय हमने बताया है अभी कि जो 0 से लेकर के 7 के बीच में होता है, वो होता है अम्लीय। क्या होता है? अम्लीय होता है। जो 7 से लेकर के 14 के बीच में होता है, वो होते हैं क्षारीय। कैसे होते हैं? वो क्षारीय होते हैं। और जो इसका पीएच मान 7 होता है, वो होते हैं उदासीन। कैसे होते हैं? उदासीन होते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि अम्लीय विलयन का पीएच मान यानी अम्लीय कौन होता है? 7 0 से लेकर के 7 के बीच में जो हो। इसका मतलब क्या है? 7 से कम यानी 7 से जो भी कम होगा वो क्या होता है? अम्लीय विलयन होता है। ये हो गया। फिर अगला क्वेश्चन इसमें है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह कौन-सा होता है? तो जो प्रोपेनल है, उसमें जो क्रियात्मक समूह होता है OH वाला। कौन-सा? OH वाला। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा OH। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पित्त का निर्माण होता है। ये जो पित्त है, तो पित्त का निर्माण कहाँ पे होता है? ये आपको बताना। जो पित्त होता है, तो पित्त का निर्माण होता है यकृत में। क्या करता है? यकृत। यकृत क्या करता है? पित्त का निर्माण कर देता है। फिर पित्त रस को भेज देता है पित्ताशय में। पित्ताशय क्या करता है? पित्ताशय इसको स्टोर करने का काम करता है और निर्माण कौन करता है? निर्माण करता है यकृत। यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको क्या है दोनों को तैयार कर लेना है अच्छे से। फिर अगला कह रहा है कि एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण पर कितने एटीपी अणु प्राप्त होते हैं? यानी कह रहा है कि एक अणु है ग्लूकोज को, उसको अगर आपसे पूरी तरह से ऑक्सीकरण कर देते हो तो उसको कितने एटीपी ऊर्जा मिलेगी? तो आपको ध्यान रखना है, 1 एटीपी में 38 अणु मिलते हैं। कितने? 38 अणु मिलते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 38 वाला। ये देखा जाए। यहाँ पे कह रहा है कि यकृत स्रावित करता है। यहाँ पे देखो जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था उसी को हल्का और घुमा दिया। यहाँ पे कह रहा था ए, तो देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा था वही घुमा दिया। कह रहा है पित्त का निर्माण कहाँ होता है? यहाँ पे कह रहा है यकृत स्रावित करता है। दोनों क्वेश्चन सेम है, बस थोड़ा क्या है घुमा दिया है। तो पित्त का निर्माण यकृत में हो रहा है, तो वही चीज़ यहाँ पे यकृत स्रावित करता है। क्या स्रावित करता है? पित्त रस का स्रावण करता है। तो सही ऑप्शन हो गया सी नंबर। तो अगला कह रहा है कि मादा लिंग हार्मोन कहलाता है, यानी मादा के जो लिंग में जो हार्मोन निकलता है, वो कौन-सा हार्मोन होता है ये बताना है। तो इसमें निकलता है एस्ट्रोजन हार्मोन। कौन? एस्ट्रोजन हार्मोन। सही ऑप्शन हो जाएगा ये एस्ट्रोजन वाला। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परागकोश में होते हैं, यानी परागकोश में क्या होते हैं? हमने बताया है, ये होता है यहाँ पर परागकोश होता है। परागकोश में क्या होते हैं? परागकण भरे होते हैं। क्या होते हैं? परागकण भरे होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा परागकण। अगला कह रहा है कि द्विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है। यानी द्विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? तो बहुत ईज़ी क्वेश्चन सबको पता भी होगा, यह होता है अमीबा में। किसमें? अमीबा में। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है 20 नंबर का कि 10% का 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक हैं। ये 10% का नियम देने वाले कौन से वैज्ञानिक को याद रखना है? वो है लिंडमान। क्या है? लिंडमान। इसका पूरा नाम है रेमंड लिंडमान। क्या है? रेमंड लिंडमान। ये इसका सही ऑप्शन हो गया। फिर ये तो देखा जाए तो हमारे खंड आ वाले सभी क्वेश्चन फिनिश हो गए। अब आ रहे हैं हमारे खंड बा वाले क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन? खंड बा वाले क्वेश्चन हैं। यानी खंड वाले क्वेश्चन अब आए हुए हैं। तो खंड बा वाले क्वेश्चन क्या है? ये थोड़ा आपको क्या करना है, थोड़ा विस्तृत में लिखना होता है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या पूछ रहा है। इसमें कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र एवं फोकस के मध्य रखी वस्तु के
प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख खींचिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें क्या कह रहा है, आपको किरण आरेख खींचने को कह रहा है, तो आपको ध्यान रखना है, जो अवतल होता है, अवतल के 6 केस होते हैं, जो उत्तल होता है, तो उत्तल के 2 केस होते हैं। क्या करना है, 6 और 2 8, यानी आठों को आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दूरदृष्टि दोष क्या है? इसे किस प्रकार संशोधित किया जा सकता है? आवश्यक किरण आरेख खींचिए। यानी कह रहा है दूरदृष्टि दोष क्या है, आपको बताना है। फिर क्या करना है, इसको संशोधित, इसको कैसे सही किया जा सकता है, यानी कौन सा लेंस लगाया जाता है, इसको किरण आरेख करना है। तो इसमें क्या करना है, दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष 2 होते हैं, दोनों को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करके जाना है। तो इसका क्या हो जाएगा, दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की चीज़ें दिखती हैं लेकिन नज़दीक की चीज़ें नहीं दिखती हैं। हो गया। और प्रयोग किया जाता है, तो आपको देखा, एक होता है निकट दृष्टि दोष और दूर में क्या होता है, दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। कौन-सा? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, आपको तैयार कर लेना है। और निकट में क्या करते हैं, निकट में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है, न्यूमेरिकल दिया है, इसको भी आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। अगला कह रहा है 4 नंबर की विद्युत मोटर का नामांकित नामांकित आरेख खींचिए। यानी आपको क्या करना है, विद्युत मोटर का चित्र बनाना है, फिर बताना है कि किस सिद्धांत पे कार्य करता है और इसके कैसे कार्य करता है, सारी चीज़ें आपको बताना है। अब ये कर दीजिए, या तो इसमें अथवा में दिया है ऑप्शन, क्या दिया, अथवा में ऑप्शन दिया है। कह रहा है अवतल दर्पण के लिए यू, वी तथा एफ के बीच संबंध स्थापित कीजिए। यानी आपको ये तो ये करिए या तो ये करिए। 6 नंबर क्वेश्चन, कितने नंबर का, 6 नंबर क्वेश्चन है, इसमें से आपको एक करना है। अगर ये कर देते हैं तो इसको नहीं करना पड़ेगा। अगर ये आपको नहीं मालूम है तो आप ये अथवा वाला कर सकते हैं, ये भी बहुत ईजी है। इसके कहने का मतलब ये है कि आपको सूत्र निकालना है कि जो सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इस सूत्र को आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। इस सूत्र को प्रूफ कर देते हैं, बस आपका 6 नंबर पूरे आराम से मिल जाएँगे। ये हो गया। फिर फिर अगला क्वेश्चन है कि 5 नंबर का निम्न का आईयूपीएससी नाम लिखिए। यानी आईयूपीएससी नाम आपको हर पेपर में देखने को मिलता है, तो आपको क्या करना है, जितने भी आपके बुक में आईयूपीएससी नाम दिए गए हों, उन सभी को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार करके जाना है। एक ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कह रहा है खनिज एवं अयस्क में अंतर लिखिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसको भी क्या करना है, आपको अच्छी तरीके से तैयार करके जाना है। फिर 6 नंबर क्या कह रहा है, संकलन अपक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। संक्षारण पर संचरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इन दोनों क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कितने हैं, 2-2 नंबर क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, इनको भी बहुत अच्छी तरीके से तैयार करके जाना है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होने का विद्युत अपघटनी विधि का वर्णन कीजिए। इसकी यानी इस प्रक्रिया में बने मुख्य उत्पाद लिखिए। रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण भी लिखिए। उपयोग में लाए गए उपकरण का नामांकित चित्र बनाइए। ये भी क्वेश्चन 6 नंबर का है। इसको भी आपको बहुत अच्छी तरीके से तैयार करके जाना है। ये देखो दिया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। ये तो कह रहा है कि धातुओं की सक्रियता श्रेणी क्या है? इसकी विशेषता बतानी है। आपको क्या करना है, धातुओं की सक्रियता श्रेणी बता देना है और इसकी क्या-क्या विशेषता पाई जाती है, ये चीज़ बता देते हैं। ये 6 नंबर क्वेश्चन है। कितने नंबर का? 6 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर आपको सक्रियता श्रेणी के हैं, इसके 3 नंबर विशेषता बताने के। इतना आप कर देते हैं तो 6 नंबर मिल जाएँगे। अगर ये चीज़ आप नहीं किए हैं तो हमने जो चैनल पे बना रखा है, प्लेलिस्ट उसमें जाकर के देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से हमने बताया हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा है रुधिर दाब किसे कहते हैं? रुधिर दाब किसे कहते हैं? इसका मापन किस यंत्र द्वारा किया जाता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी तैयार कर लेना है। फिर 9 नंबर कह रहा है बाजार में खरीदारी करते समय प्लास्टिक की थैलियों की अपेक्षा कपड़े के थैले क्यों लाभदायक हैं? बताना है कि जब हम बाजार जाते हैं तो वहाँ पर हमें प्लास्टिक के थैलियों का प्रयोग करना ज़रूरी है या कपड़े के थैलियों का प्रयोग करना ज़रूरी है? ये भी बताना है क्यों ज़रूरी है? 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? इससे क्या लाभ है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो 11 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया है, कह रहा है कि मानव हृदय की आंतरिक संरचना व क्रिया विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। इसमें क्या करना है, मानव हृदय का चित्र बनाना है, उसके बारे में बताना है। ये कितने नंबर का, 6 नंबर क्वेश्चन है। उसको अगर नहीं करते तो नीचे एक ऑप्शन और है आपके पास कि आप लिख दीजिए कि पादप हार्मोन क्या होते हैं। तो इसके नाम व कार्य बताना है। पादप हार्मोन 5 प्रकार के होते हैं, सभी को लिख देना है, उसके कार्य बता देना। इतना आप कर देते हैं तो आपको अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। आप पक्का है, कन्फर्म है कि आप 95 प्लस लेके आएँगे। क्या 95 प्लस नंबर लेकर के आएँगे।